हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम जो है एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका रहेगा मिक्स मॉक टेस्ट। आज आपका इसमें आपका रहेगा आज HPGK रहेगा, ठीक है। HPGK रहेगा, हिंदी ग्रामर रहेगा, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश का ग्रामर रहेगा, ठीक है। तो ये जो मॉक टेस्ट है ये आपके सभी अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वह पटवारी का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, या पुलिस का हो, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपका HPGK हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है, उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बाकी आपको पता है कि डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, तो आप इन मॉक टेस्टों को अटेंड कीजिए। बाकी तैयारी तो आप पूरी कर ही चुके होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन जो है वो हर बार आती है कि मतलब आपकी भर्ती आ रही है लेकिन आती नहीं है। देखते हैं अब 1 महीने के आपके आचार संहिता शायद 15 जुलाई तक, या हाँ 15 जुलाई तक, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन तब तक का जो आपने अपनी तैयारी जो वो कंटिन्यू रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और जैसे कि आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो जो है शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल जो वो मैदान में खेल रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। अनिल मैदान में खेल रहा है, इसमें आपने कारक बताना है। तो यहाँ पे आपके दो कारक बनते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे अनिल पे डैश करके रखा हो, ठीक है, ऐसे मेंशन करा हो कि ऐसे आपका अंडरलाइन करा हो अनिल, और बोला हो कि अनिल मैदान में खेल रहा हो, तो कौन सा कारक होगा। जब ऐसे डैश करके रखा हो और अंडरलाइन करा हो तब कौन सा कारक होगा, तब होगा आपका कर्ता कारक। कौन सा, कर्ता कारक। कब, जब इसको डैश करके रखा हो अनिल को, तब होगा कर्ता कारक। लेकिन जब आपका यहाँ पे कुछ ना हो, सीधा लिखा हो आपका कि अनिल मैदान में खेल रहा हो, तो आपने कौन सा कारक जो उसमें टिक करना है, वो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका। क्योंकि यहाँ पे दो कारक बन रहे हैं, एक अनिल मैदान में खेलता है, एक कर्ता कारक, एक अधिकरण कारक, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अधिकरण में पर, ठीक है। तो यहाँ पे दो बनते हैं। तो अगर अंडरलाइन किया हो यहाँ पे तो आपने करना है कर्ता कारक, अनिल के नीचे अंडरलाइन किया हो तो कर्ता कारक। लेकिन कहीं पे भी आपका अंडरलाइन ना हो, अगर यहाँ पे अंडरलाइन हो तो अधिकरण कारक। इतना बताता हूँ, अगर अनिल पे आपका अंडरलाइन हो तो कर्ता कारक, और मैं पर हो तो अधिकरण कारक। लेकिन अब एक सवाल ये बनता है कि यहाँ पे कहीं भी अंडरलाइन ना हो। जैसे अब ये सवाल बन रहा है कि आपका सीधे ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो आपने कौन सा कारक टिक करना है। अनिल मैदान में खेल रहा है, तो अब कौन सा टिक करेंगे, संप्रदान करेंगे, अपादान करेंगे, अधिकरण या कर्ता कारक। तो जब कुछ न दिया हो, सीधा लिखो कि अनिल मैदान में खेल रहा है, तो आप करेंगे अधिकरण कारक। कहाँ खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है, तब आप अधिकरण कारक यूज़ करेंगे, जब कहीं भी अंडरलाइन ना दिया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में लिंग जो है दो प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरणी का अर्थ क्या है। तो तरणी का अर्थ क्या है, युवती है, नौका है, सूर्य है, या तरणी है। तो तरणी दो अक्षर होते हैं, दो तरह से होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये एक होता है ये तरणी, नीचे से बड़ी ई की मात्रा, और एक होता है ये तरणी, छोटी ई की मात्रा। तो अब ये जो तरणी होता है आपका, ये होता है क्या, नौका, ठीक है। और ये जो तरणी है ये होता है आपका सूर्य। तो ये ध्यान रखना आपने। तो तरणी का अर्थ क्या, तो यहाँ पे तरणी बड़ी ई की मात्रा है, तो इसका अर्थ क्या है, नौका। लेकिन ये जो तरणी है इसका अर्थ क्या होगा, सूर्य। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहा जाता है। तो जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहेंगे, मृत्युंजय कहेंगे, अचेत कहेंगे, जर्जर कहेंगे, या मरणासन कहेंगे। तो जो मृत्यु के समीप हो उसको कहते हैं मरणासन। मरणासन कहते हैं जो मृत्यु के समीप हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही बात है आवृत्ति, आवृत्ति और बार बार एक ही चीज़ होती है। जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती हो, मतलब एक शब्द बार बार दोहराया जाता हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, तो अनुप्रास अलंकार में जैसा कि आपको पता है कि वर्णों की आवृत्ति होती है, मतलब एक वर्ण जो वो
बार बार जो वो दोहराया जाता है, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पे च आ रहा है, चारू चंद्र, च आ रहा है, चंचल किरणें, च आ रहा है, तो वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? यहाँ पर होता है आपका शब्दों की आवृत्ति। तो जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे काली घटा का घटा घमंड, तो काली घटा का घटा घमंड, काली घटा, ठीक है, एक में घटा बादल को बोला गया, एक में घटा कम होने को बोला गया, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, काली घटा का घटा घमंड। यहाँ पे क्या है? शब्दों की आवृत्ति बार हो रही है, कौन सी? घटा का। तो यहाँ पे घटा का मतलब क्या? ये काली घटा, ये बादल है, घटा यहाँ पे घटा जो है ये बादल है, और यहाँ पे घटा क्या है? कम होना। एक शब्द बार बार आए लेकिन उनका अर्थ अलग हो जाए, वहाँ पर आपका यम का अलंकार होता है। और जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर आपका यम का अलंकार होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा यम का अलंकार। नेक्स्ट है कि म्यार नाला किस नदी में जाकर मिलता है? म्यार नाला, हिंदी का आपका सेक्शन स्टार्ट है, 5 क्वेश्चन रखे आज। तो म्यार नाला रावी नदी में मिलता है, चिनाब में मिलता है, यमुना में मिलता है, या सतलुज में मिलता है? तो म्यार नाला जो आपका ये मिलता है आपकी चिनाब नदी में जाके मिलता है, चिनाब में। तो चिनाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरी गंगा किसकी सहायक नदी है? तो एक है आपकी गिरी गंगा, एक है आपकी बाण गंगा, और एक है आपकी खीर गंगा। ठीक है, तो गिरी गंगा जो आपकी, ये आपकी किसकी सहायक नदी है? ये है आपकी यमुना की सहायक नदी। बाण गंगा ये आपकी ब्यास की सहायक नदी, और खीर गंगा ये है आपकी ब्यास की सहायक नदी। तो यहाँ पे पूछा गिरी गंगा किसकी सहायक नदी है? तो गिरी गंगा जो आपकी यमुना की सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशांग और केरांग जल धाराएं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कुल्लू में स्थित है, किन्नौर में, सिरमौर में, चंबा में? तो केशांग और केरांग जल धाराएं जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो किन्नौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पांवटा साहिब जो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो कुल्लू में है, किन्नौर में है, सिरमौर में है, चंबा में? तो पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पांवटा साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, पांवटा साहिब गुरुद्वारा ये। तो पांवटा साहिब गुरुद्वारा जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसपीजी का कि लूनी किसकी सहायक नदी है? लूनी ये किसकी सहायक नदी है? तो ब्यास की है, सतलुज की है, रावी की है, यमुना की है? तो लूनी जो है वो ये आपकी ब्यास की सहायक नदी है। ब्यास की सहायक नदी आपकी लूनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंग्लिश का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको इंग्लिश का कि राम इज़ टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, द या नाउ आर्टिकल। तो राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, या राम इज़ एन टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, या राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास? तो याद रखें कि जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना आपने कि जहाँ भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए उससे पहले आप हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, क्योंकि पूरी क्लास में से बात करी गई है किसकी? राम की, इन द क्लास। तो राम एक तो ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ पे आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए उससे पहले आर्टिकल द, और दूसरा कि यहाँ पे पूरी क्लास में से एक बंदे की जो अब मतलब क्या बताया जा रहा है, एक बंदे के बारे में बताया जा रहा है, तो भी आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। सिंपल कंसेप्ट याद रखिए, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राधिका इज़ अ डैश गर्ल। तो राधिका इज़, एक क्वेश्चन और लिखते हैं यहाँ पे, एक ही है कि राधिका इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो राधिका इज़ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले नाउ आर्टिकल यूज़ होता है। राधिका इज़ ब्यूटीफुल ये अपने आप में कंप्लीट है कि राधिका सुंदर है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि राधिका इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, गर्ल क्या है? नाउन है, और जो आपका आर्टिकल लगता है वो हमेशा नाउन से पहले लगता है,
लेकिन नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल थोड़ा और आगे खिसक जाता है आपका, ठीक है। तो राधिका इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, हमेशा एडजेक्टिव से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद क्या नाउन भी साथ में है। तो राधिका एक सुंदर लड़की है, तभी आपका एडजेक्टिव लग पा रहा है राधिका इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन ऐसे आ जाएगी राधिका इज़ ब्यूटीफुल तो नो आर्टिकल यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर अंकल डाइड डैश आर रोड एक्सीडेंट, ठीक है। तो क्या भरा जाएगा इसमें, उसके अंकल की मृत्यु हुई कैसे हुई, रोड एक्सीडेंट में हुई। तो हर अंकल डाइड ऑफ रोड एक्सीडेंट या डाइड एट या डाइड टू या डाइड इन। तो हर अंकल डाइड इन रोड एक्सीडेंट, ठीक है। जब एक्सीडेंट में डेथ होती है, जब एक्सीडेंट में डेथ होती है तो आप इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या भर जाएगा, इन भर जाएगा, हर अंकल डाइड इन रोड एक्सीडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आई हैव टू पास दिस एग्ज़ाम, आई हैव टू पास दिस एग्ज़ाम। इसका मतलब क्या है कि मुझे ये एग्ज़ाम जो वो पास करना ही पड़ेगा। हैव टू का मतलब होता है कोई काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला है कि आई हैव टू हैज़ टू, इसका मतलब क्या होता है कोई काम आपको जो वो कंपल्सरी है करना ही पड़ेगा। तो हिंदी में मतलब इसका ये है कि आई हैव टू पास दिस एग्ज़ाम। तो आपको इसके पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, बस एक बात ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्टिव रूप में यूज़ कर लो, ठीक है। तो जैसे आपका फार्मूला बनता है ऑब्जेक्ट, फिर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया दिस एग्ज़ाम, ठीक है। अब हैज़ आएगा क्योंकि सिंगुलर, अब दिस एग्ज़ाम हैज़ टू तो आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी प्लस टू आ जाएगा। बस स्ट्रक्चर में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं इसमें तो बी लग जाता है, ठीक है। तो दिस एग्ज़ाम हैज़ टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, पास्ट, PASSAD पास्ट। फिर क्या आ जाएगा, बाय, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, दिस एग्ज़ाम हैज़ टू पास्ट बाय मी, ठीक है। दिस एग्ज़ाम हैज़ टू बी पास्ड बाय मी, तो हैज़ टू बी ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, हैज़ टू बी। तो दिस एग्ज़ाम हैज़ टू बी पास्ड बाय मी, तो इसका ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है अपना। तो ये था आपका आज का सेशन। तो कंटिन्यू आपके लिए मॉक टेस्ट जो अपलोड होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।